गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कंप्यूटर क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। मैं सोहेल चौधरी आज आपको मध्यकालीन भारत के इतिहास के बारे में पढ़ाऊंगा और जिसमें से हम एक ऐसे शासक के बारे में पढ़ेंगे जिसको जो है दुनिया के अंदर या देश के अंदर एक अलग ही भूमिका से देखा जाता है। आसन भाषण में कहूँ आपसे कि एक ऐसे शासक के बारे में पढ़ेंगे जो कि एक महिला शासिका है। ना उससे पहले कोई महिला शासिका इंडिया की गद्दी पर बैठी, भारत की गद्दी पर बैठी, हिंदुस्तान की गद्दी पर बैठी और ना ही उसके बाद कोई और महिला शासक बनी। तो आपको पता होगा या मुझे लगता है कि आपको थोड़ी बहुत समझ तो होगी कि वो शासक कौन है। तो उस शासिका का नाम है रजिया सुल्ताना। तो आज हम बात करेंगे रजिया सुल्ताना के बारे में। कौन है ये रजिया सुल्ताना? तो ये भारत की गद्दी पर या मैं कहूँ दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर रहने वाली एक शासिका है जिसका नाम है रजिया सुल्ताना। रजिया सुल्ताना किस वंश से संबंधित है? तो उस वंश की हम बात करें तो ये गुलाम वंश से संबंधित हैं, या हम कहें कि गुलाम वंश की ये शासिका रही हैं तो ये बात बिल्कुल सही है। गुलाम वंश वही वंश है जिसकी स्थापना, आपसे कोई क्वेश्चन कर ले कि गुलाम वंश के संस्थापक का नाम क्या है, तो आप बताएंगे कि गुलाम वंश के संस्थापक का नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक इस वंश के संस्थापक का नाम है। और वहीं मैं आपसे कहूँ कि इस वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है? वास्तविक संस्थापक कौन है? तो उसका नाम है अल्ततमिश या इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश की पुत्री है कौन? रजिया सुल्ताना। आप समझ गए होंगे मेरी बात को कि हम गुलाम वंश की बात कर रहे हैं और गुलाम वंश में से हम रजिया सुल्ताना की बात कर रहे हैं। रजिया सुल्ताना दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश की शासिका रही हैं। और आप एक नोट डालकर या मोस्ट डालकर लिख लेंगे कि ये एकमात्र महिला शासक, एकमात्र महिला शासक रही हैं। कौन? रजिया सुल्ताना। ना इनसे पहले कोई महिला शासक हुई और ना इनके बाद में कोई महिला शासक होगी, हुई भी नहीं है। पूरी दिल्ली सल्तनत हम देख लेंगे, पांचों वंशों को हम देख लेंगे, गुलाम वंश को भी हम देख लेंगे, तब तक हमें किसी भी महिला का शासक देखने को नहीं मिलता है। और इतिहासकारों का कहना है कि रजिया सुल्ताना महिला होने के बावजूद भी पुरुषों की हर एक कला को जानती थी, या मैं आपसे कहूँ कि ये अपना शासन चलाने में योग्य थी। आइए हम बात कर रहे थे इल्तुतमिश की पुत्री कौन है? उनकी बेटी है रजिया सुल्ताना। तो क्या इल्तुतमिश के पुत्र नहीं थे? तो हाँ, इल्तुतमिश के दो पुत्र भी थे। हम सम्राट या राजा इल्तुतमिश की बात कर रहे हैं। इनके पुत्र का नाम है फिरोज शाह, रुकनुद्दीन फिरोज शाह इनके पुत्र का नाम है। और उसके बाद है रजिया, और फिर रजिया के बाद है बहराम शाह। आप मेरी बात को समझिए कि इल्तुतमिश के हम बच्चों की बात कर रहे हैं, संतान की बात कर रहे हैं। तो इसका सबसे पहला पुत्र है फिरोज शाह, और फिर है रजिया, और उसके बाद में है बहराम शाह। ये तीन इसके बच्चे हैं, जिसमें से सबसे पहले राजा बनता है फिरोज शाह। सर, फिरोज शाह राजा कब बना? तो रजिया सुल्ताना के राजा बनने से पहले फिरोज शाह दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश की गद्दी पर बैठा। तो मैं आपसे इल्तुतमिश के टाइम पीरियड की बात करूं तो 1210 से लेकर 1236 तक इल्तुतमिश राजा रहते हैं। और इल्तुतमिश के मर जाने के बाद, इंतकाल हो जाने के बाद, उसका पुत्र फिरोज शाह 1236 में राजा बनता है। फिरोज शाह को लेकर एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कंपटीशन के एग्जामों में। चाहे हम बात करें किसी भी कंपटीशन एग्जाम की, जो भी कंपटीशन संबंधित एग्जाम होगा, चाहे वो रेलवे का हो, चाहे वो पटवारी का हो, या किसी और फील्ड एसएससी का हो, उसमें यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताइए दिल्ली सल्तनत में या मध्यकालीन भारत में एक ऐसा राजा हुआ जिसको वहाँ की प्रजा ने मार दिया। तो वो राजा है फिरोज शाह। मतलब दिल्ली की जनता इससे खुश नहीं थी क्योंकि ये क्रूर शासक था और इसके अंदर एक राजा होने की खासियत नहीं थी। मतलब ये सुरसुरी सुंदरी में अपना वर्चस्व रखता था। हम आसान भाषा में कहें तो इसको मदिरा पीने का और महिलाओं के साथ रहने का इसका शौक था। इसलिए फिरोज शाह 1236 में राजा बनता है और
रजिया सुल्ताना जो कि एक योग्य, इंटेलिजेंट, समझदार, एक अच्छे व्यक्तित्व की धनी हैं। रजिया सुल्ताना जिनमें एक शासक बनने की, एक सम्राट बनने की सारी कैपेबिलिटी अवेलेबल हैं, वो दिल्ली के लोगों से मिलकर जो है अपने आप को शासिका घोषित करने की बात कहती है और वहीं फिरोज शाह को वहाँ के लोग मार देते हैं। और एकमात्र ये ऐसी महिला है और एकमात्र ये ऐसी शासिका है जिसको जनता ने खुद उत्तराधिकारी बनाया है, जिसको खुद जनता ने चुना है। किसको? रजिया सुल्ताना को खुद जो है वहाँ की जनता ने चुना है और चुनने के बाद इनको राजा बनाया है, या हम कहें सम्राट बनाया है, क्योंकि ये रानी है तो राजा तो नहीं बन सकती, लेकिन ये एक अच्छी शासिका रही। अब हम बनते हैं, बात कर रहे हैं रजिया सुल्ताना की। तो रजिया सुल्ताना के टाइम पीरियड की अगर बात की जाए तो 1236 से लेकर 1240 तक जो है ये दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश की सम्राट रहती हैं या रानी रहती हैं। इनके हाथ में ही सारी भागदौड़ होती है। और फिर मैं आपको बता दूं कि ये 4 साल नहीं रही, ये 3 साल 6 माह 6 दिन तक रानी रही हैं या शासिका रही हैं। गुलाम वंश की ये शासिका रही रजिया सुल्ताना, जो कि 3 साल 6 माह 6 दिन तक ये वहाँ की शासिका रही। और मैं बता दूं कि इतना योग्य होने के बावजूद भी इनका शासनकाल इतना ज़्यादा क्यों नहीं चला, तो एक बार हम इनकी उम्र को लेकर बात करते हैं। तो रजिया सुल्ताना का जन्म, रजिया सुल्ताना की पैदाइश की अगर बात की जाए, जन्म की बात की जाए, तो इनका जन्म बदायूं में होता है। बदायूं यूपी का एक शहर है और 1205 ईस्वी में इसका जन्म होता है और 1240 में रजिया सुल्ताना की इंतकाल या मौत हो जाती है। मतलब 35 साल की उम्र में ही इन्होंने अपने जीवन को त्यागपत्र दे दिया या इनका इंतकाल हो गया। और इन्हीं 35 सालों में ये भारत के अंदर एक सल्तनत या एक वंश की हम बात कर रहे हैं, उसकी 3 साल 6 माह 6 दिन तक शासिका भी रही हैं। और इन्होंने अपने टाइम में बहुत अच्छे काम किए, कुएं भी खुदवाए, नहरें बनाने का भी प्रयास किया, तो इन्होंने बहुत अच्छे काम किए। इसके बाद में जो और शासक आएंगे उन्होंने भी काफ़ी अच्छे काम किए हैं। तो आइए रजिया सुल्ताना के हम जो है एक बार इनकी पर्सनल लाइफ को देखना चाहते हैं और इन्होंने क्या क्या काम किए, एक बार उस पर हम नज़र डालना चाहते हैं। यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। तो पहले फिरोज शाह राजा बना जो कि चंद माह तक रहा, उसके बाद में वहाँ के दिल्ली की जनता ने इनको मार दिया और फिर रजिया सुल्ताना को खुद उत्तराधिकारी बनाया है गुलाम वंश का। और रजिया सुल्ताना के बाद में राजा बनेगा बहराम शाह। इसके टाइम पीरियड को भी मैं लिख देता हूँ, 1240 से लेकर 1242 तक बहराम शाह राजा रहता है। किस वंश का? गुलाम वंश का। गुलाम वंश को हम पढ़ रहे हैं। तो गुलाम वंश की शासिका कौन है? रजिया सुल्ताना है। इनके ऊपर एक फिल्म बनी है जो कि 1983 में रिलीज हुई थी। उस मूवी का नाम है रजिया सुल्ताना। इस मूवी को बहुत साल हो गए, अधिकांश लोगों का तो जन्म ही नहीं हुआ होगा तब ये फिल्म आई। एक्टर्स की हम बात करें तो धर्मेंद्र हैं इसमें और ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी हैं। इन दोनों एक्टर्स ने इस फिल्म में काम किया है। काफ़ी फिल्म ये हिट भी रही, इसको बहुत सारे लोगों ने देखा। तो ये फिल्म दिल्ली सल्तनत की शासिका रजिया सुल्ताना के ऊपर बनी है। फिल्म का नाम है रजिया सुल्ताना। 1983 में इस मूवी को बनाया गया। आइए थोड़ा सा हम और समझते हैं। तो आपने ये बात तो नोट कर ली होगी, एकमात्र ये महिला शासक हैं, ना इनसे पहले कोई महिला शासक बनी, ना इनके बाद में कोई महिला शासक बनी है। और योग्यता इनमें भरपूर थी। इनको तलवार चलाना और जो लड़ने के लिए हथियार चलाना होता है वो सब इनको अच्छे से आते थे। तो हम कहें कि ये उनके तीनों बच्चों में सबसे ज़्यादा योग्य और शक्तिशाली थी रजिया सुल्ताना। रजिया सुल्ताना ने पर्दा प्रथा को बंद कर दिया। मतलब ये पर्दा पहनकर नहीं जाती थी, ये कोट पहनकर, कोट को कहते हैं कुबा, और ये जो है कुर्ता टोपी लगाकर जो है अपने दरबार में जाया करती थी, जिसको हम कहते हैं कुल्हा। क्लियर है बात? तो कुबा और कुल्हा पहनकर रजिया सुल्ताना अपने दरबार में जाया करती थी, अपनी गद्दी पर बैठा करती थी और फैसला सुना करती थी। इन्होंने अपने शासनकाल में एक और अच्छा काम किया। उस अच्छे काम की हम बात करें तो वो इनका अच्छा काम था कि लाल वस्त्र पहनकर या लाल कपड़े पहनकर या लाल तरीके के जो भी उसके वस्त्र हैं, उसके कपड़े हैं, वो पहनकर, लिबास पहनकर कोई भी इनके दरबार में आएगा
लाल लिबास पहनकर कोई दरबार में आएगा तो मान लिया जाएगा कि ये न्याय मांगने आया है। यदि किसी को न्याय नहीं मिल पा रहा है, किसी के साथ अन्याय हो रहा है रजिया सुल्ताना के टाइम पीरियड में, उनके काल में, तो रजिया सुल्ताना ने एक नियम बनाया कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान जिसके साथ अत्याचार या अन्याय हो रहा है वो न्याय की मांग करने के लिए लाल कलर का लिबास पहनकर आए और दरबार के सामने आके खड़ा हो जाए। हम समझ जाएंगे कि ये जो है न्याय मांगने के लिए आया है और फिर न्याय दिया जाएगा। और रजिया सुल्ताना के वालिद की हम बात करें इल्तुतमिश की, वो भारत के एक बहुत अच्छे शासकों में उनका नाम देखा जाता है। गुलाम वंश को या वास्तविक संस्थापक अगर हम बात करें गुलाम वंश की तो उसका नाम है जो है इल्तुतमिश, जिसने बहुत लंबे टाइम पीरियड तक दिल्ली सल्तनत पर राज किया। आइए इनके हम चरित्र के बारे में बात करते हैं। अलग अलग इतिहासकारों ने रजिया सुल्ताना की लाइफ को लेकर अलग अलग तर्क कहे हैं। कुछ इतिहासकारों ने इन पर आरोप लगाया है कि इनको एक व्यक्ति से मोहब्बत हो गई थी या प्यार हो गया था। आइए उसके बारे में हम देखते हैं। तो मैं आपको बता दूं, मैंने रजिया सुल्ताना के बारे में तो आपको सब बता ही दिया है, तो हम बताते हैं आपको। उसका नाम है जलालुद्दीन याकूत। कौन है ये जलालुद्दीन याकूत? कहा जाता है कि रजिया सुल्तान और जलालुद्दीन याकूत के आपस में प्रेम संबंध थे या ये दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। और कुछ इतिहासकार कहते हैं कि ये ऐसा सरासर गलत है, ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ इतिहासकारों ने इस बात को कहा है कि इन दोनों के आपस में पारिवारिक या प्रेम संबंध थे। तो हम बता दें कि ये अनुमान उन्होंने जो लगाया है, तो जब रजिया सुल्ताना शासिका बनने से पहले तब घुड़सवारी सीख रही थी, तो घुड़सवारी सिखाने का काम जलालुद्दीन याकूत का था और जलालुद्दीन याकूत उनको अपने हाथ से उठाकर घोड़े पर चढ़ाया करता था या उनको सहारा दिया करता था। तो उससे अनुमान लगाया गया कि इन दोनों के आपस में पारिवारिक संबंध हैं या ये दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं या इनके प्रेम के संबंध हैं। जलालुद्दीन याकूत की बात करें तो ये काला व्यक्ति था, या मैं आपसे कहूँ कि ये अफ्रीकी व्यक्ति था। और जब आपको पता है कि दास प्रथा का नियम चल रहा था, लोगों की खरीद फरोख्त की जाती थी, लोगों को खरीदा जाता था और उनसे कोई भी काम किया जाता था, तो जलालुद्दीन याकूत को इल्तुतमिश ने खरीदा और अपना गुलाम बनाया। और गुलाम बनाने के बाद जो है इनसे काम लिया गया। अश्वशाला में इनको जो है एक नौकर के रूप में, एक गुलाम के रूप में या मुलाजिम के रूप में रखा गया। तो जलालुद्दीन याकूत ये है। और जलालुद्दीन याकूत को रजिया सुल्ताना ने जैसे ही शासिका बनी तो इनको एक पद दे दिया। उस पद का नाम है अमीर अखूर। अमीर अखूर एक पद से इनको नवाजा गया। और उस पद की अगर हम हिंदी में बात करें तो उस पद का मतलब है अश्वशाला का प्रधान। मतलब मैं कहूँ कि जितने भी घुड़सवार होंगे, जितने भी घोड़े होंगे या उनका जो हेड होगा वो कौन होगा? जलालुद्दीन याकूत। तो इन पदों पर अक्सर तुर्की लोग रहा करते थे। और जलालुद्दीन याकूत की हम बात करें तो ये अफ्रीकी व्यक्ति था, या ये गुलाम था या ये दास था। तो जो तुर्की लोग थे जिनको अच्छे अच्छे ओहदे दिए जाते थे, पद दिए जाते थे, जैसे एक पद है अमीर अखूर या मलिक का पद दिया जाता था या ऊंचे पद दिए जाते थे, तो उन पर सिर्फ तुर्की समुदाय के लोग ही बैठेंगे, जो तुर्की नस्ल से संबंध रखते होंगे उनको बैठाया जाएगा। और जैसे जलालुद्दीन याकूत को रजिया सुल्ताना ने अश्वशाला का प्रधान बनाया, अमीर अखूर बनाया, तो लोगों में इस बात का विवाद होने लगा और बात जो है पूरे इनके साम्राज्य में फैल गई। और जैसे ही साम्राज्य में फैली तो फिर हंगामा ये भी हुआ कि इन दोनों के आपस में प्यार के संबंध हैं, ये दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। और ये बात रास नहीं आई वहाँ के लोगों को। और इतिहासकारों का कहीं कहीं ये भी तर्क है कि रजिया सुल्ताना इतनी अच्छी शासिका थी या इतनी योग्य थी, इतनी काबिलियत इनके अंदर थी, हर चीज़ का इनको अच्छा अनुभव था, तो फिर ये ज़्यादा टाइम तक शासन क्यों नहीं कर पाई? तो एक रीज़न ये भी था कि ये महिला थी। ये कौन थी? महिला थी। इसलिए भी देखा जाता है कि इस्लाम के रिकॉर्ड में ऐसा पहली बार देखा गया दिल्ली सल्तनत में कि कोई महिला शासिका बनी हो। और देखिए आप, इसके बाद में भी कोई महिला शासक नहीं बनेगी, तो मौलवियों ने, मौलानाओं ने इनकी सपोर्ट नहीं की कि एक महिला शासक चलाएगी और हम लोग उसके अंडर काम करेंगे, ये अच्छा नहीं है। और इल्तुतमिश ने एक संगठन बनाया था जिसका नाम है चालीसा संगठन, जिसमें 40
तुर्क सरदारों को, या जो अच्छे सरदार थे, जो योग्य सरदार थे, उनका एक गठन किया गया, एक जो कमेटी बनाई गई जिसका नाम रखा गया चालीसा संगठन। तो उन सरदारों ने भी इसका विरोध किया। तो मैं आपको बता रहा था कि जैसे जलालुद्दीन याकूत जब ऊंचे ओहदे पर जाएगा तो ये लोग उसका विरोध करेंगे, और विरोध करते करते मैं आपसे बात करूं बठिंडा का नाम आ रहा है अब, बठिंडा का गवर्नर था, बठिंडा के गवर्नर की हम बात करें तो उस गवर्नर का नाम है आपका अल्तूनिया। बठिंडा का गवर्नर था अल्तूनिया, और अल्तूनिया को जब ये बात पता लगी, जब वो तुर्क सरदारों से मिला, तो उसने कहा कि रजिया सुल्ताना एक लड़के से मोहब्बत करती है जो कि पहले गुलाम था जलालुद्दीन याकूत, उसको अब जो है अमीर आखिर का पद दे दिया गया है। और जब उसको ये पद दिया गया है तो वो अस्वसाला का प्रधान है, मतलब सबसे हेड बन गया है वो अस्वसाला का। इसीलिए बठिंडा के गवर्नर अल्तूनिया ने इस बात का विरोध किया और वो युद्ध करने के लिए बठिंडा से लौटकर दिल्ली आने लगा। और जब वो दिल्ली आया तो फिर इनमें युद्ध हुआ, और जैसे ही रजिया सुल्ताना उससे युद्ध करने के लिए, लड़ने के लिए गई, तो तुर्क सरदारों ने मिलकर जलालुद्दीन याकूत को मार दिया, इसकी मृत्यु कर दी, इसका इंतकाल हो गया। जलालुद्दीन याकूत को मारने के बाद जैसे ही रजिया सुल्ताना को पता हुई कि जलालुद्दीन याकूत को मार दिया गया है, तो वो टूट गई, वो अपने आप को सहन न कर सकी, और वो अल्तूनिया से, या बठिंडा के गवर्नर अल्तूनिया से युद्ध हार जाती है, और अल्तूनिया उसको पकड़ लेता है, रजिया सुल्ताना को बंदी बना लेता है, और बंदी बनाकर वहाँ रखता है। और रखने के बाद में रजिया सुल्ताना को एक बात समझ में आती है कि भैया एक तो गया और दूसरा मुझे मार देगा, शासन चलाई गया। जैसे ही याकूत मारा गया और रजिया सुल्ताना को अल्तूनिया ने गिरफ्तार किया या बंदी बनाया है, वैसे ही दिल्ली सल्तनत में तुर्क सरदारों ने मिलकर एक राजा बना दिया जिसका नाम था बहराम शाह, जिसकी मैं आपसे अभी बात कर रहा था। बहराम शाह को राजा बना दिया, क्योंकि तुर्क इसका तीसरा बेटा है, ये तीसरी औलाद है, और जो कि 1240 से लेकर 1242 तक राजा रहेगा। तो तुर्क सरदारों ने बहराम शाह को राजा बना दिया। अब देखिए रजिया सुल्ताना की कंडीशन कैसी हो गई है कि एक तो जिससे वो मोहब्बत करती थी वो मारा गया। ये इतिहासकारों के मत हैं कि मोहब्बत करती थी, और कुछ कहते हैं कि नहीं भी करती थी, तो हम मान रहे हैं कि वो मोहब्बत करती थी। तो जलालुद्दीन याकूत की मौत हो जाती है, उसको मार दिया जाता है, और रजिया सुल्ताना के हाथ से दिल्ली की गद्दी भी चली जाती है, और रजिया सुल्ताना बंदी भी बन जाती है। रजिया सुल्ताना ने अपने दिमाग का यूज किया, माइंड का प्रयोग किया, और कई कई इतिहासकारों का ये भी कहना है कि अल्तूनिया और रजिया सुल्ताना साथ में पढ़े थे, तो इन दोनों में बचपन की मोहब्बत भी कहीं देखी जाती थी, या अल्तूनिया रजिया सुल्ताना से मोहब्बत करता था। उसको ये बात हजम नहीं हुई कि एक अफ्रीकी, एक काला व्यक्ति, घोर काला व्यक्ति रजिया सुल्ताना से मोहब्बत कर रहा है, और एक भारत की शासिका है, दिल्ली सल्तनत की वो शासिका हैं, और वो जो है उससे मोहब्बत कर रही हैं। तो ये बात सहन नहीं कर सका, इसलिए इसने युद्ध किया, और युद्ध में जो है रजिया सुल्ताना को बंदी बना लिया। रजिया सुल्ताना ने अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए अल्तूनिया से विवाह कर लिया, शादी कर ली, और कहा कि मैं आपसे शादी कर लेती हूँ, हमें लड़ना नहीं चाहिए, दिल्ली की गद्दी हमसे चली गई है, अब हमें ऐसा करना चाहिए कि दिल्ली की गद्दी हमको वापस मिल जाए। और जैसे ही दिल्ली की गद्दी मिलेगी तो अल्तूनिया को तो अच्छा पद मिल ही जाएगा, क्योंकि रजिया सुल्ताना ने उससे विवाह कर लिया है। बात समझ में आ रही है। और फिर क्या होता है कि ये दोनों जो है लौट रहे होते हैं, अल्तूनिया और रजिया सुल्ताना दिल्ली की तरफ वापस लौट रहे होते हैं। तो हरियाणा में जो है इसकी मौत हो जाती है, इन दोनों को मरवा दिया जाता है बहराम शाह के द्वारा। कुछ डाकू लोग आते हैं और इनको मार देते हैं। तो 13 अक्टूबर 1240 को इन दोनों की मौत हो जाती है। 13 अक्टूबर 1240 को इनकी मौत हो जाती है, दोनों को मार दिया जाता है। अल्तूनिया को भी मार दिया जाता है और रजिया सुल्ताना को भी मार दिया जाता है। ये रहा इनका इतिहास। और भारत की प्रथम महिला शासक, जो उन्होंने शासन किया
उनका टाइम पीरियड 3 साल 6 माह 6 दिन तक ही सीमित रहा। और इनके जो मकबरा है दोनों का दिल्ली में ही है। रज़िया सुल्ताना का मकबरा दिल्ली में है और कहा जाता है कि जलालुद्दीन याकूत के बराबर में ही इसकी कब्र को बनाया गया है। अलग अलग इतिहासकारों ने इसकी कब्र को 2-3 जगह दिखाया है। कुछ कहते हैं कि हरियाणा में है और कुछ कहते हैं कि राजस्थान में इसका मकबरा है, लेकिन जिसको ज़्यादा ऑथेंटिक माना जाता है वो दिल्ली का मकबरा है। तो ये इसका शासनकाल रहा, इसने ऐसे शासन किया। और हम आपको बता दें कि इसकी लाइफ चालू होती है तकरीबन 35 साल की उम्र में ये दुनिया से अलविदा कह देती हैं। भारत की प्रथम महिला शासक। मुझे उम्मीद है कि ये आपकी समझ में आ गया होगा। यहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं तो आपको समझना होगा कि अल्तुनिया की और रज़िया सुल्ताना की क्या कहानी थी, जलालुद्दीन याकूत की और रज़िया सुल्ताना की क्या कहानी थी, बहरमशाह राजा बना, क्या रीज़न था इसके पीछे। और मैंने आपको बताया भी है कि इससे पहले रुकनुद्दीन फिरोज शाह राजा रहता है। तो ऐसे करके रज़िया सुल्ताना ने अपना शासन तो बहुत अच्छा किया, लेकिन वो ज़्यादा टाइम तक कर नहीं पाई। इसका एक रीज़न ये भी था कि वो महिला थी या एक औरत थी, इसलिए उनको चार्ल्स संगठन का सहयोग नहीं प्राप्त हुआ, तो उनको शासन अपना गंवाना पड़ा। और ये रही उनकी कहानी। तो मुझे उम्मीद है कि आपकी समझ में आ गई होगी। मैंने इम्पोर्टेंट सारी बातें आपको अच्छे से बता दी हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। सभी लोगों को मेरा ढेर सारा प्यार है। सेफ रहें, सिक्योर रहें और साथ साथ पढ़ते रहें।